व्यंजन वर्ण। आइए इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले परिभाषा समझिए कैसे परिभाषित करेंगे। वे वर्ण ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग में टकराकर बाहर आती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वे वर्ण ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग में टकराकर बाहर आती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आइए परिभाषा यहां भी लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर भी ध्यान से देखेंगे। यहां लिखा है, देखिए, व्यंजन वे वर्ण ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख के, मुख मतलब का मुंह, मुख के किसी न किसी भाग में टकराकर बाहर आती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण के 5 आधार हमने तय किए हैं, या व्याकरण में सामान्यतः 5 आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है। पहला वर्गीकरण का आधार क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण का आधार है प्रयत्न के आधार पर, यानी उसको बोलने में जो प्रयत्न होता है, तो प्रयत्न के आधार पर। तीसरा होता है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर या घोषत्व के आधार पर। चौथा होता है श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी बोलने में श्वास की कितनी मात्रा खपत होती है उसके आधार पर। और पांचवा होता है जीवा के उत्थान के आधार पर, यानी जीभ के उठने के आधार पर। तो आइए सबका वर्गीकरण करते हैं 5 आधारों पर। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। पांचों को मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूं एक एक करके। पहला आते हैं वर्गीकरण में, पहला स्थान के आधार पर, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर इसको लगभग 9 भागों में बांटा गया है। मैं व्यंजन वर्ण की बात कर रहा हूं। पहला क्या है? कंठ या कोमल तालव्य। यहां मैंने लिखा भी, आप ध्यान देंगे, यहां पर मैंने लिखा है, देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर पहला है कंठ या कोमल तालव्य। कंठ या कोमल तालव्य, इसमें आते हैं कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। इसका कंठ से या कोमल तालु माने हल्का सा तालु से इसका उच्चारण होता है। दूसरा आते हैं तालव्य। तालव्य इसमें चौवर्ग आते हैं, यानी जिसका उच्चारण तालु के सहायता से, मदद से होता है। जैसे च, देखिएगा जीभ उठ के तालु में जाकर सड़ जाएगा। च, छ, ज, झ, य और तालव्य स, याद रखिएगा। तीसरा आते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य में टॉवर्ग आते हैं, यानी मूर्धा का प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में जीभा मूर्धा से सटती है, जैसे ट, ठ, ड, ये जो मूर्धा भाग होता है उससे सटती है। ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी टवर और मूर्धा स। अब आते हैं चौथा में दंत। दंत में जीभ लगता है, यानी इसके उच्चारण में कहीं न कहीं दांत जो है हवा को अवरुद्ध करके बाहर निकलता है। जैसे त, देखिए जीवा जाके तंत्र में सटेगा। थ, द, ध, न और दंत स। पांचवा में आती है ओष्ठ। ऊंट की सांस, यानी ऊंट क्या करता है? हवा को रोकता है, रोक करके फिर बाहर निकालता है उसको, ऊंट की सहायता से होता है। प, प है, देखिए पता है, प, फ, ब, भ, म, यानी पवर। दंत्योष्ठ, दांत और ओठ दोनों क्या करते हैं? हवा को रोक के जाने बाहर निकालते हैं उच्चारण की सहायता में, उसको बोलते हैं दंत्योष्ठ। ब, फ, दांत और ओठ दोनों इसमें संघर्ष, दांत और ओठ दोनों के संघर्ष से वायु बाहर निकलती है, इसका उच्चारण होता है। सातवां आते हैं वत्सरे। वत्सरे क्या होता है? मसूड़ा। वत्सरे का अर्थ होता है मसूड़ा, जिसके उच्चारण में मसूड़ों की मदद होती है, यानी मसूड़ा क्या करता है? हवा को निकालने में अवरोध उत्पन्न करता है। श, ज, र, ल, ये होते हैं वत्स। आठवां में आते हैं स्वर तंत्री, माने तंत्रियां झंकृत होती है जिसके निकालने में। वैसे वर्ण, जैसे ह बोलेंगे ना, तो ये पूरा स्वर झंकृत होता है इसमें।
9 नंबर में नासिक के में नाक की सहायता से उच्चारण, माने वायु को निकलने में नाक भी अवरुद्ध करता है। जैसे नाक का सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। न्या, आड़ा, ना, मा। अब आइए स्थान के आधार पर यहाँ भी मैंने आपको दिखाया है, मैं दिखा देता हूँ। कंठ या कोमल तालव्य, कवर, क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा है तालव्य, तालव्य में क्या है? चौवर, च, छ, ज, झ, ञ और तालव्य स। उसके बाद आया मूर्धन्य, टॉवर है, ट, ठ, यहाँ मैं बिंदु देके दर्शाया हूं, इसका मतलब समझिए, ट, ठ, ड, ढ, अण और मूर्धा स। चौथा में आते हैं दंत्य, टॉवर, त, थ, द, ध, न। यहाँ बिंदु का मतलब समझिएगा, त, थ, द, ध, न, यानी त से न तक और दंत स। 5 नंबर में आते हैं ओष्ठ, पवर, प, प, ब, भ, म। उसके बाद आते हैं छठा दंत्योष्ठ, ब और फ। उसके बाद 7वां वत्स्य, स, ज, र, ल, र, र। ये वत्स्य देखिएगा, इसको मसूड़ा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मगर शुद्ध हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं वत्स्य। ठीक है। अब आते हैं 8वां में स्वर तंत्री, झंकृत होती है तंत्रियां, उसको बोलते हैं ह, एकदम माने फेफड़े से जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं ह। 9 नंबर में होता है नासिक, इनमें मैंने कहा कि नाक की सहायता से इसमें उच्चारण होता है अंगा, युया, आड़ा, न, म। क्लियर? यानी पहला समाप्त हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर। अब दूसरा मैं आता हूं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर भी लगभग 7 भागों में बांटा गया है। प्रयत्न के आधार पर लगभग 7 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? स्पर्शी, यानी स्पर्शी व्यंजन। तो जीन व्यंजन के उच्चारण में, या स्पर्शी की मैं बात कर रहा हूं, जीन व्यंजन के उच्चारण में जीभ या निचला उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर मैं बता दूं स्पर्शी व्यंजन का, आप ध्यान से सुनेंगे। जीन वर्णों के उच्चारण में जीभ या निचला ओर उच्चारण को स्पर्श करके हवा को रोकता है, उच्चारण स्थान को, क्षमा करें, उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है, उसको बोलते हैं स्पर्शी। यानी 5 जो वर्ग होते हैं, कवर, चौवर, टॉवर, टॉवर और पवर, यानी 5 वर्ग जो आते हैं ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शी व्यंजन से मैंने लिखा है क से म तक, आप ध्यान देंगे। यानी 5 वर्ग जो होते हैं, कवर, चौवर, टॉवर, पवर, या फिर से ध्यान देखिए, कवर, उसके बाद क्या होता है? चौवर, टॉवर, ठीक है, टॉवर और पवर, ये 5 वर्ग ये आते हैं। यानी क से म तक, क से म तक बोलेंगे तो स्पर्शी व्यंजन आते हैं। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होता है? जीन, स्पर्श संघर्षी मतलब जिस वर्ण के उच्चारण में, मैं फिर से बोलता हूं, स्पर्श संघर्षी में जिस वर्ण के उच्चारण में स्पर्श का समय, यानी होंठ और जीभ में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है और उच्चारण वाला जो भाग होता है वो संघर्षी हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। और स्पर्श आप देखते हैं यहां पर स्पष्ट बताया था कि जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ या निचला ओंठ उच्चारण स्थान को स्पर्श करके हवा को रोकता है। स्पर्श संघर्ष में क्या होता है कि इसमें उच्चारण स्थान में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। इसमें चौवर्ग आता है। और तीसरा में आते हैं संघर्षी। संघर्षी किसके बोलते हैं? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण स्थानों को पास लाकर बहुत ही तंग हवा से को बाहर धकेला जाता है। यानी ये जो होता है संघर्षी की जब हम बात करें तो मुंह के 2 उच्चारण स्थानों को बहुत ही तंग खोल से हवा को बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं संघर्षी।
दो अचानक स्थानों को बहुत ही तंग आवाज से बंद करेगा तब हवा को निकालेगा, हल्का सा हवा को निकालेगा, उसको संघर्षी बोलते हैं। तालब च, मुर्दा स, दंत स, ह, विसर्ग, ये सब होते हैं संघर्ष। चौथा में आते हैं पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है? तो वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ तालु को छूता है वे पार्श्विक कहलाते हैं। जैसे ल, देखिए तालु को छुएगा ल। उसके बाद पांचवा आते हैं लुंठित। लुंठित क्या होता है? इसको इंग्लिश में रॉड भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रॉड, रोल हो जाता है। जीवा देखिएगा थोड़ा घूमेगा, हवा को अवरुद्ध करेगा, फिर वर्ण का उच्चारण बाहर आएगा। जैसे रॉ, देखिएगा जीभ थोड़ा सा घूम जाता है और हवा को अवरुद्ध करता है और उच्चारण निकलता है रॉ। उसके बाद लुंठित के बाद क्या आता है? नासिक, यानी नाक। नाक क्या करेगा? नाक की मदद से इसका उच्चारण होता है, यानी नासिक वो जो क्या करता है हवा को अवरुद्ध करेगा नाक, और उसकी मदद से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। जैसे अंगा, ज, अब देखिएगा अंगा, ज, आ, न, म, ये होते हैं नासिक के। उसके बाद आते हैं नासिक को नेजर भी बोलते हैं, नेजर आप समझ जाएंगे। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट इंग्लिश में हम लोग फ्लैट भी बोलते हैं, यानी इसके जिस वर्ण के उच्चारण में अचानक मुंह में जीभ या अन्य किसी भाग को सिकोड़ के जब इसको बाहर निकाला जाता है उच्चारण को, तो उसको बोलते हैं उच्छिष्ट। उदाहरण जैसे ड, ढ, ड, ढ, ये होते हैं उच्छिष्ट। फिर से मैं बता दूं, स्पर्शी, इसको म्यूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूट या एक्सप्लोसिव। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, एफ्रिकेटिव इंग्लिश में इसको बोलते हैं। उसके बाद होता है संघर्षी, संघर्षी को फ्रिकेटिव बोला जाता है इंग्लिश में। चौथा होता है पार्श्विक, लेटरल, ये होता है लुंठित को रॉड बोलते हैं और नासिक को नेजर बोलते हैं। ये यानी दूसरा हो गया प्रयत्न के आधार पर यहां समाप्त होता है। अब आते हैं तीसरा प्रकार जो होता है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी स्वर तंत्रियां जितना जो श्वास लेते हो तंत्रियां जितना कंपन करेगी या घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब होता है गुंजन करना, घोष का अर्थ क्या होता है? गुंजन करना, नाद या गुंजन करना, जितना आवाज निकलता है उसके आधार पर भी आप देखिएगा यहाँ पर अघोष और सघोष वर्ण दो भागों में बांटा गया है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण क्या होता है? ये दो भागों में दिखा रहा हूं, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियां झंकृत नहीं होती है, अघोष माने गुंजन नहीं होता है, नाद नहीं होता है, इसको बोलते हैं अघोष। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है उसको अघोष वर्ण बोलते हैं। अघोष वर्ण में आप ध्यान देंगे कौन कौन से आते हैं, तो यहां पर मैंने स्पष्ट लिखा, आप ध्यान भी देंगे। अघोष वर्ण में पंचमाक्षर वर्ण का पहला और दूसरा, पंचमाक्षर वर्ण क्या है? जैसे क वर्ण है ना, तो पहला क होगा, यहां देखिएगा ख होगा। उसके बाद च वर्ग में आते हैं तो च और छ, यानी पहला मैंने लिखा है और दूसरा, सिर्फ पहला दूसरा क ख, यहां च छ। ट वर्ग में देखिएगा ट ठ, उसी को त वर्ग में त थ, उसी को प वर्ग में प फ, यहां पे देखिए तालव्य श और यहां दंत स। तो यहां ध्यान देंगे पंचमाक्षर वर्ण का पहला और दूसरा सभी अघोष वर्ण में आते हैं। कितने पंचमाक्षर वर्ण है? अब आते हैं सघोष वर्ण क्या आता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, सघोष में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती है उसको हम लोग बोलते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन यहां मैंने उदाहरण भी दिया है सघोष व्यंजन के, जैसे क ग। इसमें याद रखेंगे कि पंचमाक्षर वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, क्योंकि पहला दूसरा इसमें आ गया है, पहला दूसरा अघोष वर्ण में आता है, यानी पंचमाक्षर वर्ण का, पंचमाक्षर क वर्ण, च वर्ण, त वर्ण की मैं बात कर रहा हूं। उसमें क्या हुआ है? पहला और दूसरा ये अघोष में आ जाएगा। अब बचा तीसरा, चौथा और पांचवा, वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे तीसरा क ग अंग,
तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ज झइया देखिए, ड ड तीसरा चौथा पांचवा, द द न तीसरा चौथा पांचवा, ब ब म तीसरा चौथा पांचवा। ये पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर वर्ण के जो भी तीसरा चौथा और पांचवा होते हैं वो सघोष वर्ण में आता है। यानी स्वरतंत्रियों के आधार पर या घुसत्व के आधार पर, कभी कभी देखिएगा लिखा रहता है घुसत्व के आधार पर, तो आप ध्यान दीजिएगा घुसत्व का मतलब है गुंजन लेना, उसके आधार पर ही दो होता है, अघोष वर्ण सघोष वर्ण। इसको कभी कभी बोल लेते हैं स्वरतंत्रियों के कंपन के आधार पर, यानी जब स्वरतंत्रियां झंकृत नहीं होगी जिस वर्ण के उच्चारण में, उसको हम लोग बोलते हैं अघोष वर्ण। क देखिए कंठ से बोलते हैं ख ग, ये देखिए ख क ख, ग में ऐसे बोलेंगे ग, थोड़ा सा झंकृत होता है। उसी तरह आते हैं भ ङ, थोड़ा झंकृत होता है स्वतंत्रिया, च छ इसमें नहीं होता है। तो अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्रिया झंकृत होती है उसको बोलते हैं अघोष वर्ण, और जिस वर्ण के उच्चारण में स्वतंत्रिया झंकृत होती है उसको बोलते हैं सघोष वर्ण। घोष का मतलब है नाद या गुंजन करना। अब आते हैं चौथा, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। श्वास की मात्रा के आधार पर इसमें दो होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं प्राणत्व के आधार पर। कभी देखो उसका मात्रा के आधार पर, कहीं कहीं लिखता है प्राणत्व के आधार पर। आप देखिएगा किसी किसी व्याकरण बुक में लिखा रहेगा प्राणत्व के आधार पर। व्यंजन का वर्गीकरण प्राणत्व के आधार पर दो होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, यानी इसके बोलने से थोड़ी मात्रा में अवरोध होता है। जो हम उच्चारण करेंगे अल्प प्राण का जो होता है पंचमा, इसमें होता है अल्प प्राण में पंचमाक्षर वर्ण के पहले, तीसरे और पांचवें और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। अल्प प्राण में क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं, पंचमाक्षर वर्ण के पहले, तीसरे, पांचवा। पहला ठीक है, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, ये आ जाएगा अल्प प्राण। देखिएगा क ग अंग, ठीक है। उसी तरह च ज इय, ट ड अण, या फिर त द न, प ब म। और ये जो य र ल व है इसको कौन सा बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण होता है। य र ल व अंतस्थ वर्ण, ये इसमें आते हैं, ठीक है। यानी ये कुल कितने वर्ण हो गए, इसमें 19 वर्ण हो गए। अल्प प्राण 19 वर्ण। अब आते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में थोड़ी सी जो होती है स्वरतंत्रिया झंकृत, यानी इस पर इस स्वर को बोलने में, इस वर्ण को बोलने में थोड़ी सी हल्का सा समय अधिक लगता है, बल अधिक लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं महाप्राण। अब महाप्राण में क्या हम लोग देखेंगे कि अब बच गया पंचमाक्षर वर्ण का कौन कौन, दूसरा और चौथा वर्ण। पंचमाक्षर का मैंने कहा था ना, यहां पर क्या आ गया था, पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें आ गया था अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, बच गया दूसरा और चौथा। तो महाप्राण में क्या होता है, ये देखिएगा दूसरा और चौथा, पंचमाक्षर वर्ण का दूसरा और चौथा महाप्राण तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण का उदाहरण है। यहाँ पर ऊष्म व्यंजन देखेंगे, यहाँ फ म लिखा है, त स मुदा स दं स और ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी ये कुल मिला के 14। तो अल्प प्राण में कितने होते हैं, 19, और महाप्राण में कितने होते हैं, 14, मिला के कितने हो गए, टोटल 33 वर्ण। तो ये चौथा नंबर हो गया श्वास की मात्रा के आधार पर। अब पांचवा जो हम लोग वर्णन करते हैं कि जीवा के उत्थान के आधार पर, यानी जीव के उठने के आधार पर, जीवा के उत्थान के आधार पर, यानी जीव के उठने के आधार पर। जीव के उठने का दूसरी भाषा में आप हम बोल सकते हैं इसको जीव के ऊपर नीचे जाने के आधार पर। जब उच्चारण करेंगे और जीव ऊपर या नीचे होता है, वैसे स्थिति के आधार पर इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब तीनों को हम लोग डिटेल से इसको मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, तो
वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। किसे मैं बता दूं, वैसे वर्ण जिनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में देखेंगे पांचों जो वर्ग होता है वो सारे वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कवर, चौवर, टॉवर, टॉवर और पवर, कुल पांचों पांच मिला के 25 हो गए। यानी क से लेकर म तक जितने वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो कुल 25 हो गए। दूसरा आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये व्यंजन, ये स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये स्वर तथा व्यंजन के बीच के वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्रमशः जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर स्पर्शित कराने से होता है। इनका उच्चारण कैसे होता है? जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर स्पर्शित कराने से होता है। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, य, र, व, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरा बातें हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? वैसे वर्ण जिनमें वायु रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे वर्ण जिनके उच्चारण करते समय वायु रगड़ के कारण गर्मी, ऊष्मा का मतलब होता है गर्म हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। वैसे वर्ण जिनमें वायु रगड़ के कारण ऊष्मा हो जाती है, जिनके उच्चारण में वायु रगड़ के कारण ऊष्मा हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, तालव श, मूर्धा स, दंत स और ह। अब आप यहां देखिए, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, 4 4 8 और 25 33। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था यहीं पर हमारा व्यंजन वर्ण समाप्त होता है। व्यंजन की परिभाषा और मैंने उसके 5 प्रकार का वर्गीकरण, कौन से आधार पर वर्गीकरण किया गया मैंने बताया। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। धन्यवाद।